हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज है यहाँ पर 6 सितंबर और 6 सितंबर का जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, यानी कि लास्ट शिफ्ट थी जो थर्ड शिफ्ट, उसका एग्ज़ाम हो चुका है फाइनली समाप्त। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये बोलेंगे कि ये जो थर्ड शिफ्ट था इसमें स्टैटिक के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछे गए हैं। तो स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें काफ़ी पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है, मुझे तो थोड़ा लेवल जो है जितने क्वेश्चन मिले काफ़ी इजी लगे, शायद सभी लोगों को पूरा रिपीटेड क्वेश्चन ही है जो कि पीडीएफ से आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको ये क्वेश्चन पहला ना आता हो। पहला पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे। देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया हों या फिर हों पन्नालाल घोष, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनका जो संबंध है वो बांसुरी से। पन्नालाल घोष का भी संबंध बांसुरी से, हरिप्रसाद चौरसिया का भी संबंध बांसुरी से, और दोनों का ही जिक्र किया जाता है मोस्टली जब भी बांसुरी से संबंधित वाद्य यंत्र से पूछा जाता है। तो इन्हीं दो कलाकारों का नाम आता है, एक तो पन्नालाल घोष और दूसरा आता है हरिप्रसाद चौरसिया। तो बांसुरी जो है इसका राइट आंसर था, जो कि शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र जो चैप्टर है उससे ऑलमोस्ट और नृत्य वगैरह मिला करके यहाँ पर 3 क्वेश्चन तक, यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन 2 से 4 क्वेश्चन देखिए, आप स्टैटिक का ही काफ़ी पार्ट यहाँ पर देखने को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है। आर्टिकल यानी कि 19 जो 4 बोलते हैं, 19(4) या 19D बोलते हैं, इसका संबंध किससे। तो देखिए, 19(4) की बात करें तो ये होता है निवास करने और बस जाने का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक है वो किसी भी स्थान पर रह करके वहाँ अपना निवास बना सकता है। ये संविधान का 19D यानी कि आर्टिकल जो आपका 19D बोलता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि इसके अनुसार अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का जो होता है वो मूल अधिकार दिया गया। क्योंकि देखिए, पता है जो आपको कि 12 से 35 तक लेकर के जो अनुच्छेद दिए गए ये मूल अधिकार से संबंधित। इसमें कि 14 से 18 जो होता है वो समानता का अधिकार होता है, 19 से आपका 22 जाएंगे तो ये आपका होता है स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से आप 24 जाएंगे तो ये आपका होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से जब आप 28 जाएंगे तो ये आपका होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद आपका जो होता है कल्चरल रिलेटेड यानी कि सांस्कृतिक जो आपके जो अधिकार होते हैं वो 19 से 30 में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको, ये जो आर्टिकल है कुछ जो आपको बताया, तो ये आर्टिकल जो है मोस्टली याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक और वाद्य यंत्र से आया हुआ था। देखिए, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो शिव कुमार शर्मा जो पूछा गया था, मान लीजिए इनका वाद्य यंत्र दिया हुआ था या जो भी चेंजेस हो थोड़ा, तो आपने जब कभी देखा होगा तो मोस्टली जब ये पूछा जाता है कि संतूर वादक से यानी कि संतूर वाद्य यंत्र से इनमें से कौन सा है जो वादक संबंधित है संतूर से, संतूर की बात जब भी की जाती है तो शिव कुमार जो शर्मा होता है वो नाम बिल्कुल पहले आ जाता है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन जो है पीडीएफ में लगे हुए हैं। शिव कुमार शर्मा की बात करें तो पहली बात तो ये संतूर से संबंधित रहे हुए हैं, उसके साथ साथ ये एक अच्छे गायक भी रहे हुए हैं। एकमात्र इन्हें संतूर को लोकप्रिय बनाने का, शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का पूरा श्रेय जाता है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि संतूर को जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय है वो किसे जाता है, तो वह जाता है पंडित शिव कुमार शर्मा को। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पीडीएफ के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों के एग्जाम में पीडीएफ से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पीडीएफ से ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पीडीएफ में आपको क्या दिया जाता है कि देखिए, पीडीएफ आपको जितना भी 2023 में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है 2023 के अंदर, उन सभी एग्ज़ामों की पीडीएफ, जिसमें कि आपका एसएससी एमटीएस 2022 है, एसएससी सीजीएल 2023 है, एसएससी सीएचएसएल 2022 और 23 है, इन सभी एग्ज़ामों की पीडीएफ तैयार कर दी गई है। हर एग्ज़ाम की पीडीएफ जो होगी वो 200 पेज प्लस की होगी। एमटीएस की जो पीडीएफ है वो 490 पेजेस की है, जो कि आपके सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, एसएससी में क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन होते हैं रिपीट, और इस क्वेश्चन में आपके इस पीडीएफ से 10 से 12 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं एमटीएस जैसे एग्ज़ाम में। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम चल रहा है वो लोग लेना चाहते हैं तो वो लोग ले सकते हैं। इन चारों पीडीएफ का जो प्राइस रखा गया है वो आपका 59 रुपीज़ रखा गया। जिन लोगों को लेना है या अभी तक नहीं लिया हुआ है उनको ये नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे और इस पीडीएफ को आप लोग परचेस कर सकते हैं। चलिए, बिना टाइम जो है वेस्ट कर अपने फिर से टॉपिक पर आ जाएंगे। टॉपिक की बात करें, देखिए आपका यहाँ पर चल रहा था शिव कुमार शर्मा हो चुका था। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका देखिए यहाँ पर जो पूछा गया डांस से रिलेटेड, आपका बिल्कुल नए मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ही है कि जो छऊ नृत्य है वो किस राज्य का। देखिए, छऊ की बात करें तो भारत के वैसे तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन अब 9 हो गए हैं क्योंकि छऊ को भी
शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया है। छऊ की बात करें तो एक लोक नृत्य होता है जो कि भारत के 3 राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें कि एक पश्चिम बंगाल आता है, दूसरा उड़ीसा आता है और तीसरा झारखंड राज्य आ जाता है। इन 3 राज्यों में जो होता है छऊ नृत्य को मनाते हैं। इसके 3 जो प्रकार होते हैं उसमें आपका सरायकेला छऊ होता है, मयूरभंज छऊ होता है और आपका पुरुलिया छऊ होता है। तो ये 3 आपके छऊ नृत्य हैं जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में मनाए जाते हैं। तो शायद आपका ऑप्शन जो दिया होगा वो झारखंड ही दिया होगा, क्योंकि जब भी झारखंड देते हैं ये तो आपका इस तरह से पूछ लेते हैं भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। अगर क्षेत्र आपका पूछा गया तो ये मनाया जाता है पूर्वी क्षेत्र के अंदर, यानी कि भारत के जो है पूर्वी क्षेत्र के अंदर छऊ नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिपीटेड ये भी कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है वो किसने की हुई थी। देखिए, अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त या इसी को बोलते हैं आपका ईस्ट मरारी बंदोबस्त, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में जो है कर वसूलने से संबंधित आपका एक ऐसाई आपका स्थायी व्यवस्था थी, जो कि जमींदारों के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो कर वसूला जाता था, इससे आपका समझौता हुआ था इसके बीच में, जिससे क्या था कि बंगाल के जो गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, अगर ये पूछा जाए कि किसने इसको लागू किया था, क्योंकि कई बार ये पूछते हैं, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया हुआ था। और ये शुरू कब हुआ था, तो आपका 22 मार्च 1793 को लागू किया जाता है। तो ये आपका कई बार तो डेट पूछ लिया जाता है, तो 1793 यानी कि 1793 हो जाएगा। और अगर व्यक्ति पूछा जाए किसने शुरू किया हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये जो है आपका स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य कौन नामित करता है। देखिए, अगर राज्यसभा के सदस्य नामित करने की बात की जाए तो वैसे तो जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं वो 245 यानी कि 245 सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर होते हैं, जिसमें आपके वे 12 सदस्य होते हैं यानी कि 12 मेंबर, यानी कि जो 12 सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं, जिन्हें कि नामित सदस्य कहा जाता है। तो यही पूछा था कि राज्यसभा में जो होता है वो नामित सदस्य कौन यहाँ पर आपके नामित करता है। तो ये राष्ट्रपति इसका राइट आंसर था, जो कि क्या है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर नामित किए जाते हैं। जो कुल सदस्य होते हैं वो 245 आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था। देखिए, कांग्रेस का यहाँ पर आपका अधिवेशन पूछ लिया गया कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कब किया गया था। आपका 1906 में जब हुआ था तो उस समय क्या था कि वो किस जगह का अधिवेशन था। आपका अगर इस जगह की बात करी जाए तो स्वराज शब्द का जो इस्तेमाल है वो पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो इसको जो प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी जिनको बोलते हैं। और इन्होंने 1906 में इसको किया गया था, जो कि अधिवेशन जो था वो कोलकाता यानी कि कलकत्ता अधिवेशन था। कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कलकत्ता अधिवेशन के अंदर यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ये शायद कुछ लोगों का ना सही हो कि जो आपका रिखम पाड़ा होता है, यानी कि जो रिखम पाड़ा होता है, रिखम पाड़ा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर रिखम पाड़ा त्यौहार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इसका जो है राइट आंसर था, जहां पर रिखम पाड़ा अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की निसी जनजाति के द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला एक नृत्य है। तो अगर इसकी जनजाति पूछी जाती है तो वो सुबनसिरी हो जाएगा। अगर इसका आपका पूछ लिया जाए यहाँ पर कि आप इसका आंसर क्या था, कहाँ मनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। बाकी आपका ये रिखम पाड़ा यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि कथक से संबंधित कलाकार इनमें से कौन है। कथक से संबंधित दिया गया था। कथक देखिए ये होता है उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य होता है, जिससे जो संबंधित प्रमुख कलाकार होते हैं उसमें पंडित बिरजू महाराज होते हैं, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। उसके बाद दयामंती जोशी होता है, सितारा देवी कई बार पूछा गया, लक्षू महाराज भी पूछते हैं और यही आपके पूछे जाते हैं। लक्षू महाराज और बिरजू महाराज हो गया, सितारा देवी हो गई, ये लोग बस पूछे जाते हैं। तो इसमें बिरजू महाराज आपका राइट आंसर था, जो कि पूछा गया था कथक से संबंधित कलाकार, तो यहाँ पर आपका हो गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जूनियर पुरुष एशिया हॉकी कप किसने जीता हुआ था। देखिए, अगर जूनियर पुरुष एशिया हॉकी कप की बात करें तो भारत इसका राइट आंसर था, यानी कि भारत जो था इसका विजेता रहा हुआ था। जिसने हराया किसको था, तो ये हराया हुआ था पाकिस्तान को 2023 में था, और ये ओमान में खेला गया था। अगर आयोजित राज्य पूछा जाए तो ओमान के अंदर खेला गया, भारत पाकिस्तान के बीच में। भारत जो है इसका विजेता रहा हुआ था और जो है
पाकिस्तान उप विजेता रहा हुआ था। तो ये थे आपके जो थर्ड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मिल पाए थे। बाकी आप लोग कमेंट कर देंगे, आपको पीडीएफ में लगा करके सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस का तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए, आप पीडीएफ लीजिए। और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ना किया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके लिए इतना हार्डवर्क करते हैं तो आप लोग लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।